सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन चौधरी और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेमोक्रेटाइजेशन, जनतंत्रीकरण। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी से। सुविमल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कौन से स्टेज पर है और भारत सरकार का भी रणनीति क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, किस तरीके से ये तमाम स्टेक होल्डर्स को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 2-3 साल में हमारे बीच में एक नए रूप में आए हैं, प्रोग्रामिंग का बेसिस में, और आप डेटास को इस्तेमाल करके आप कैसे रिजल्ट्स इमीडिएटली पाते हैं। तो उसमें जो चेंजेस आए हैं, जैसे लैंग्वेजेस है, आपकी आर लैंग्वेज है, तो इस तरीका से जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से आप कैसे डेटा से इंटेलिजेंस निकालते हैं और कुछ कम समय में आप कुछ नतीजा देते हैं जो आपको गाइडेंस के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो स्टेटिस्टिकली भी इतने आसान से नहीं कर सकते और ह्यूमन एफर्ट से नहीं होते। तो इतने लार्ज डेटा होते हैं, इससे आप इंटेलिजेंस निकालते हैं जिससे आपको सुविधा होते है। तो अगर आप देखें, पिछले कुछ ही समय में देश में और दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेके चर्चा बहुत बढ़ गई है। अगर आप देखें कि जब से ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कहा जाता है, जो डेटा सेट्स को इस्तेमाल करके आपको नतीजा देता है, जिस तरीका से आपने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई की बात की, भारत में इसको किस तरीका से लोगों का बीच में, स्टेक होल्डर्स का बीच में एक प्रचलन जिस मात्रा में हम कर सके, ताकि इसको इक्वली सारे स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और ये प्रयास पिछले 2 साल से रहे हैं। नेशनल एआई मिशन जो हमारे है देश में, उसमें यही काम हो रहा है कि हम हर क्षेत्र में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपनी देश के कामयाबी में काम लगाए। नीति आयोग उसमें काफी काम किए हुए, और अभी लाइन मिनिस्ट्रीज भी सब, चाहे केंद्रीय सरकार में हो या बहुत सारे राज्यों में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना, अपने और नए काम में जोड़ना, एक्सपेंशन करना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को, और कहाँ से जो इंटेलिजेंस आपके पास है, बहुत सारे प्रोग्राम से, बहुत सारे कार्यक्रम से, उसको किस तरीके से आप ऑप्टिमली इस्तेमाल और कई इलाका में कर सकते हैं और कई क्षेत्र में कर सकता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टाइल से, एक एक्सपेंसिव स्टाइल से हमारे देश में भी इसका प्रयास रहे हैं पिछले 1-2 साल में। जब हम डेटा सेट्स की बात करते हैं तो इसका जो लिंकेज है वो डेटा साइंस से है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपने समझाया, कि एक विश्लेषण का माध्यम है। इससे एनालाइज किया जा सकता है, जहां पे डेटा सेट्स काफी बड़े हैं, आपके फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं, जो तथ्य हैं, उसमें अर्थ लाना, इन मैट्रिक्स के पीछे अर्थ क्या है, इसको लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। मशीन लर्निंग के भी सुविधाएं अब हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पे 38,000 के हाई एंड जीपीयूज को इंस्टॉल किया गया है। आपने इंडिया एआई मिशन की बात की है। इस मिशन के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज बताइए जहां पे इंडिया एआई मिशन से बेनिफिट मिलता हो। जी, जैसे कि मैंने बताया कि नीति आयोग का भी जो प्रयास रहा है पिछले 5 साल पहले, इनके एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी रहे है कि किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग सेक्टर में इसको ले जाए, और इसको इस्तेमाल करके आप किस तरीके से नतीजा से ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। अगर आपने डेटा की बात की है, तो डेटा सेट्स की बात की, तो डेटा जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, तो उसको किस तरीका से आपकी मशीन लर्निंग के माध्यम से और एल्गोरिथम के माध्यम से आप नतीजा निकालते हैं। तो जो डेटा भी अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको भी एक स्ट्रक्चर्ड रूप में लाके उससे इंटेलिजेंस निकालना, और जितने डेटा आपके ज्यादा होते हैं उतने आपकी इटरेशन में या इन्फ्रेंसिंग के जो आपके नतीजा आते हैं और अच्छे होते हैं। तो अगर हम देखें तो हम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्र में हमने बहुत सारे कदम इस देश में लिए हैं, ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इंडिया एआई का भी मिशन देखे, और विशेषकर जो अगले हफ्ता हम
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट करने जा रहा है, उसमें हम एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा है कि हम उस तरीके के लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पीछे हम नहीं दौड़ रहे, हम छोटे छोटे मॉडल्स के पीछे दौड़ रहे, सेक्टरल मॉडल्स में जा रहे हैं, जिससे ये सारे जिस क्षेत्र में या जिस सेक्टर में इनकी जो मॉडल्स आप निकाल रहे हैं उससे उस सेक्टर में फायदा पहुंचे। जैसे आप देखिए कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर में इसमें बहुत करने का स्कोप है और हो भी रहा है। अब कृषक को लीजिए, इनको जो वेदर इंफॉर्मेशन या क्रॉप इंफॉर्मेशन, या अगर आप पूछे तो मेरे को आप ये भी बोल सकते हैं ये तो पहले से अवेलेबल था उसी को, लेकिन यहाँ जो होता है ये जो डेटा होते हैं रियल टाइम बेसिस में जो डेटा आते हैं, लेटेस्ट डेटा आते हैं, पहले से डेटा आते हैं, तो इसको एनालिसिस करके आपको जो नतीजा मिलता है वो और रियल टाइम में इस्तेमाल करने वाले डेटा मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत फायदा ये सारे मार्जिनल फार्मर्स को हो जाते हैं या बड़े फार्मर्स को भी होते हैं कि किस तरीके से वेदर पैटर्न, सॉइल पैटर्न और पिछले कुछ सालों की प्रोडक्शन पैटर्न, ये सबको इस्तेमाल करके वो मॉडल में ये सारे एनालिटिक्स इस्तेमाल करके आपको एक नतीजा दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं या इस मात्रा में जा सकते हैं, या इस साल में आप इसमें फोकस कीजिए, अगले साल उसमें जा सकते हैं। तो आप आपके पास इंटेलिजेंस है, मैं कह सकता हूं कि जिसको आप अपने आप सोच सकते हैं कि आप क्या करना है। एजुकेशन में किस तरीके से इस देश में जो डेमोक्रेटाइजेशन की बात आते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप जो रियल टाइम लेसन्स, कंटेंट, एजुकेशन, ये सारे देश भर में सारे आपकी इनकम ग्रुप्स में, प्रिविलेज, नॉन प्रिविलेज, सबके बीच में आप एक तरीका से आप ये इंफॉर्मेशन इनको डिसेमिनेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या जो लेटेस्ट एक्टिविटीज है वो भी आप कुछ ही कम समय में उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा देश में जहां तरक्की बहुत दिशा में हो रही है, लेकिन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर दो मेन स्ट्रीम एरिया या मेन स्टे एरिया जिसको हम कहते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल करके और बहुत सारे कामयाबी कर सकता है। विशेषकर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है कि हमारे पास ये रिसोर्सेस है, हम ये रिसोर्स इस्तेमाल करके ये नतीजा मिल सकता है। तो समय की तरफ से भी और आर्थिक रूप से भी हमको बहुत फायदा मिलता है। तो आपने बात की ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, एनालिसिस नहीं, इसमें आप फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग अगर आप सही तरीके से करें तो आप फैसला भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेयर्ड एक्सेस की, साझा पहुंच, जिसमें एआई कोश एक मंच बना हुआ है जहां डेटा सेट्स और रीयूजेबल एआई के मॉडल्स की बात की गई है। हमने पहले बात की थी इंडिया एआई मिशन, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, जो एक पेड सर्विस है। एआई कोश के बारे में बताइए। देखिए, एआई कोश ऐसा है कि आप इसमें बहुत सारे रिपोजिटरीज का आप वो क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से आपने प्रपोजल्स ली और प्रपोजल्स लेके उनमें से आपने जिस तरीके से आप सिलेक्ट करके इसके बाद से इनसे जो इनपुट्स मिले हैं इसके बेसिस में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैरेलली जा रहे हैं, जिससे आप जो स्टार्टअप्स है या स्टार्टअप्स के अलावा भी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज भी वो भी कुछ कुछ क्षेत्र में अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है या एक्सपांड करना चाहता है, तो ये रिपोजिटरी से आप इंफॉर्मेशन लेके आप अपना एक्सपेंशन कर सकता है। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल टाइम इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस जो और क्षेत्र में या और किसी कंपनीज में रहे या संस्था में रहे उसको आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रिपोजिटरी है तो इंडिविजुअल रिपोजिटरीज नहीं, एक कॉमन पूल से आप इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं। एक तरीके से क्लाउड है, एक आर्काइव है जहां से आप जो है डेटा सेट्स और ये जो भी मॉडल्स हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको दोबारा आप उसका उपयोग कर सकते हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके से काफी बचत भी होती है जो स्टार्टअप्स जो बिजनेस में है। और रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है। हाँ, रिसर्च में बिल्कुल उपयोग होता है, क्योंकि आप अगर देखें तो रिसर्च को रीइन्वेंटिंग दी व्हील की कोई जरूरत नहीं होते। आपके पास अवेलेबल इनपुट्स होते हैं, आप उसको ऊपर बिल्डअप करके अपने क्षेत्र में और कामयाबी ला सकते हैं, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें, रिसोर्स ना करें। सबसे बड़ी फायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो होते हैं कि आपको एक इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको आप अगर इंडिविजुअली करना चाहते बहुत समय आप कर नहीं पाएंगे। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग की जो
एक क्षमता होते वो मल्टीपल रूप से वो या मल्टीपल गुना बढ़ जाते हैं। सुबिमल जी, अब हम बात करते हैं स्कूल लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, सोर SOAR, युवा, ये स्कूल लेवल का एक प्रोग्राम है। फिर कॉलेज लेवल पे है इंडिया AI, जहां पे फेलोशिप्स PhD में पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को काफी फायदा पहुंचाता है। तो इसके बारे में बताइए, जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग हो रहा है। देखिए, आपने स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस सोर के बारे में बताया, जो जुलाई 2025 में उस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एक स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और इसके माध्यम से क्लास 6 से क्लास 12 तक और इनको जो पढ़ाते हैं एडुकेटर्स, इनको सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेंसिटाइजेशन दिया गया है और एक बेसिकली ये प्रोग्राम लर्नर्स को एक प्रिपेयर करता है कि आगे डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे परफॉर्म करें। तो इनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीका से इनको एक कलेक्टिव रूप में एक कॉमन इंफॉर्मेशन, एक बेसिस अंडरस्टैंडिंग का जो प्रयास हो रहा है, ये सोर की तरफ से हो रहा है। और इससे क्या है कि वो जो फॉर्मेटिव ईयर से उसी समय में इनका इंटरेस्ट भी और इनका एक ओरिएंटेशन भी इस क्षेत्र में भी होते। कुछ लोग इसी लाइन में प्रोसीड करेंगे आगे, कुछ लोग जिस सेक्टर में भी जाए, एक बेसिक नॉलेज अपनी डिजिटल स्किलिंग की हो रहा है। तो ये सोर का बाकी साथ में आपकी वोकेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम्स भी रहे, जैसा क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ये सारे ITIs में भी आज के डेट में किस तरीका से उसका भी एक डिजिटल ओरिएंटेशन रहे, वो भी प्रयास रहा। आपने UI की बात किया हुआ है, यूथ एंगेजमेंट थ्रू निवेदन, तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मेटी के अंदर से वो इन्होंने UI प्रोजेक्ट 2022 से कर रहा है, जो क्लास 8 से 12 को AI और सोशल स्किल्स को किस तरीके से इंक्लूसिव रूप में इनका ओरिएंटेशन रहे, ये प्रयास रहे। अभी तक ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है बहुत कम समय में, और ये प्रोग्राम के माध्यम से ये जितने छात्राएं हैं इनको AI आपकी इस्तेमाल करने का मौका रहता है। ये 8 थीमेटिक एरिया लगाया गया, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज, लॉ एंड जस्टिस। तो ये एक पॉपुलर प्रोग्राम रहे, क्योंकि अगर वो भी देखें, वो भी एक सेंसिटिव एज ग्रुप में इसको दिया जा रहा है और इनको एक एक्सपांसिव नॉलेज कई सारे क्षेत्रों में दिया जा रहा है। इसके बाद आपकी AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये भी काफी सक्सेसफुल प्रयास रहे। हमारे गवर्नमेंट में AI के इस्तेमाल बहुत कम समय में काफी मात्रा में आगे बढ़ गए, क्योंकि इस तरीके से आपके पास डेटा जो है, आपके पास जो ड्राफ्टिंग की कैपेबिलिटीज है, ये सारे इसमें कैसे। अगर आप देखें तो ये हायर एजुकेशन रिसर्च सपोर्ट भी इंडिया AI मिशन के अंदर, उसमें भी काफी प्रयास रहे और करीब 500 PhD स्कॉलर, 5000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये सबके पास एक लेबोरेटरी और बिना लेबोरेटरी के माध्यम से इनको। तो ये जितने सारे स्कीम्स चल रहा है, हमारे यूथ को एम्पावर किया जा रहा है कि किस तरीके से AI की तरफ सेंसिटाइज रहे और अपने आप को ओरिएंटेड रहे। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वो है कंप्यूटिंग कैपेसिटी। जो हमारी क्षमता है वो अभी 40 पेटा फ्लॉप्स, ये कैसे मैट्रिक्स हैं? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता की 40 पेटा फ्लॉप्स को एक्सीड कर गया है, इसका क्या मतलब है और इसमें कितना खर्चा हुआ? देखिए, जो प्रयास अभी रहे हैं, आपकी जो नेशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी और किस तरीके से आप स्टार्टअप से और सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए आप कंप्यूटिंग कैपेसिटी जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको काफी GPUs की कैपेसिटी की जरूरत है। 40 पेटाफ्लॉप की बात की है, तो ये जिस मात्रा में हमने शुरुआत में एंटिसिपेट किए थे कि इतनी कैपेसिटी हमारे जरूरत है स्टोरेज के लिए, ये बहुत मात्रा में आगे हम बढ़ते रहे। तो AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारा बहुत सारे अभी स्कीम्स है, और एक होता है कि आप ये स्टार्टअप्स और इन लोगों को एनेबलिंग फैक्टर के लिए उनको कुछ दे रहे हैं, बट अदरवाइज जो कंप्यूटिंग जिस तरीके से आप इस्तेमाल करके AI या बिना AI इस्तेमाल करके आप जैसे आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर चलाएंगे या सारे वाणिज्य क्षेत्र अपना बीच में करेंगे, तो ये सब के लिए आपकी कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। वो भी सरकार की पॉलिसी की तरफ से एक लोकल इंडिजनाइजेशन कैपेबिलिटीज भी बढ़ा रहे हैं और बाहर से भी जो जरूरत है इंपोर्ट करने का इस वक्त वो चालू है। सुबिमल भट्टाचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में